हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अजीत केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशंस एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी कर लिए है। आज हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपके पास 3 कंटेनर है। कंटेनर ए, इसमें 1 लीटर वाटर भरा हुआ है और इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, 10 ग्राम सॉल्यूट को हम लोगों ने क्या किया, डिजॉल्व किया। मान लेते हैं कि 10 ग्राम NaCl है, मतलब सॉल्ट है। फिर मैंने वही कंटेनर लिया, मैंने सेम कंटेनर रखा मैंने 1 लीटर वाला, मान लेते हैं कि ये B है। इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, 20 ग्राम हम लोगों ने NaCl को क्या किया बेटा, डिजॉल्व किया। फिर एक कंटेनर लिया, सेम कंटेनर, इसमें भी 1 लीटर वाटर रखा, 1 लीटर पानी भरा मैंने, वाटर H2O। यहाँ पे भी 1 लीटर वाटर ही था, यहाँ पे भी 1 लीटर वाटर ही है। और इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, 30 ग्राम NaCl डाला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यह आर दिस सोल्यूशन सेम, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आर दिस सोल्यूशन सेम, क्या यह सोल्यूशन सेम है? तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं सर सॉल्यूशन सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर में 10 ग्राम NaCl है, यहाँ पर 1 लीटर में 20 ग्राम NaCl है, यहाँ पर 1 लीटर में 30 ग्राम NaCl है। मतलब सर अमाउंट जो है वो क्या है बेटा, डिफरेंट है। कुछ किसी में ज़्यादा नमक है तो किसी में कम नमक है। तो इसका मतलब नो, दीज सॉल्यूशंस आर not same because concentration of solutions are different। क्योंकि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, इसमें बेटा ये कम सॉल्टी होगा वाटर, ये ज़्यादा सॉल्टी होगा वाटर, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये डाइल्यूटेड हो गया और ये क्या हो गया बेटा, हमारा कॉन्सनट्रेटेड हो गया, है ना। आप देखते होंगे कि आप कभी चाय पीते होगे तो चाय में कभी चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कभी चीनी की मात्रा कम हो जाती होगी, है ना। कभी चीनी की मात्रा परफेक्ट होती होगी। तो आपको लगता होगा टेस्ट में क्या होता है बेटा, अंतर आ जाता है ना। आप चिकन मटर पनीर वगैरह ये सब भी खाते हो, देखते हो उसमें कंपोजिशंस में क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। मतलब सबको मालूम है चिकन खाते होगे तो आपको क्या नजर आता होगा, चिकन तो सब में कॉमन है, मसाला भी लगभग कॉमन होता है, अलग से कोई कंपोजिशंस क्या करते हैं ये लोग डाल देते हैं, जिसके कारण टेस्ट में आपको क्या हो जाता है बेटा, अंतर हो जाता है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन वही है कि बेटा सॉल्वेंट तो फिक्स है, लेकिन सोल्यूट आप कितना डाल रहे हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। कितना अमाउंट सोल्यूट डाला जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्संट्रेशंस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कोका कोला, सब तो हमारे पास क्या है, कोका कोला भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक है सब क्या है, एक प्रकार का कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है ना। मतलब कि कार्बोनेटेड ड्रिंक है, लेकिन सबके टेस्ट में आपको क्या नज़र आता होगा, डिफरेंट नज़र आता होगा। मतलब वहाँ पे सबको मालूम है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी नमक चीनी यही सब मिलाया हुआ है, कुछ फ्लेवर डाल दिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा डाला गया है, लेकिन वही इसमें कुछ अलग अलग कंपोजिशंस डिफरेंट कर देते हैं। तो इसके कारण आपको टेस्ट में क्या नज़र आता होगा, डिफरेंट नज़र आता है। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल से अगर मैं देखूँ तो ये H2 1 लीटर में 10 ग्राम NaCl है और 1 लीटर में 30 ग्राम NaCl है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये डाइल्यूट हो गया और ये क्या हो गया, कॉन्सनट्रेटेड हो गया। मतलब ये कम गाढ़ा हो गया, ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, कंसंट्रेशन को जो डिफाइन किया गया है, amount of solute dissolved in 1 liter of solution या 1 kg of solvent।
1 लीटर सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट का होगा या 1 केजी सॉल्वेंट में जितना अमाउंट सॉल्यूट का होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, कंसंट्रेशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यही हमारा क्या होता है बेटा, इसको हम लोग अगर मोल्स के टर्म में लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है ना, तो ये कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, ग्राम, किलोग्राम ऐसे सब्सटेंस को मेजर करते हैं। इसी तरह से कंसंट्रेशन को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें आप बहुत कुछ क्लास 11th में पढ़ चुके हो, जिसका नाम होता है मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, क्या कहते हैं हम लोग, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मेलिटी। ये सब हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होगे। अब हम लोग लिखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कंसंट्रेशन टर्म्स को, कंसंट्रेशन टर्म को 2 पार्ट्स में क्या किया गया है, कंसंट्रेशन टर्म्स। एक है बेटा वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरा है बेटा मास रिलेटेड। क्यों डिवाइड किया गया सर, वॉल्यूम और मास में क्यों डिवाइड किया गया है? टेम्परेचर पर बेटा, मास जो होता है वो टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं रहता। टेम्परेचर बढ़ने से मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, जबकि वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से क्या होता है बेटा, मास पर मतलब वॉल्यूम पे क्या होता है बेटा, इफेक्ट होता है। इस कारण से कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे आपको जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं बेटा, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक है उसको जो फिल किया जाता है वो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स में फिल किया जाता है, न कि वॉल्यूम रिलेटेड में। सपोज कर लो कि यूएसए में टेम्परेचर जो है वो कम है और सऊदी अरबिया में जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वॉल्यूम पर होगा तो कंसंट्रेशन में वहाँ पे क्या हो जाएगी, सऊदी अरबिया में इफेक्ट पड़ेगा। और अमेरिका में क्या होगा, अमेरिका में भी अगर टेम्परेचर कम है तो कंसंट्रेशन पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो यानी कि हम लोग ऐसा टर्म यूज करते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे हमें क्या हो सके, कार्बोनेटेड ड्रिंक के कंसंट्रेशन में कोई भी फर्क नहीं आए। इसलिए हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक को मोलैरिटी में न डाल करके, मोलैरिटी में नहीं फिल करके कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग किस में फिल करते हैं, मोलैलिटी में फिल करते हैं। ये आपको क्लास 11th में सिखाया गया होगा। ठीक है ना, तो वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड में क्या है देख लेते हैं हम लोग कि इट इज़ डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट इज़ डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, it does not depends upon temperature, it does not depends upon temperature, यह टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है मास रिलेटेड। तो वॉल्यूम रिलेटेड में जो पहला कंसंट्रेशन टर्म है वो है हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दूसरा होता है बेटा मोलैरिटी, मोलैरिटी स्पेलिंग पे ध्यान देना, RITY, इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे लिखूंगा मैं, परसेंटेज वॉल्यूम है, वॉल्यूम को कैसे लिखूंगा, परसेंटेज V अपॉन V। थर्ड होता है बेटा हमारे पास, ठीक है ना, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। सॉल्यूट जो होगा वो ग्राम में होगा और सॉल्यूशन जो होगा वो लीटर या मिलीलीटर में होगा। फोर्थ जो होता है वो होता है हमारा नॉर्मेलिटी, फोर्थ जो होता है वो क्या होता है हमारा, नॉर्मेलिटी। इसको हम लोग
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा। बाकी आपको परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है ना। इसमें जो होता है मास रिलेटेड में परसेंटेज मास बाय मास, इसको हम लोग W बाय W से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी कन्फ्यूजन मत होना, RITY है, L है, लिट्टी है, ये रिटी है, लिट्टी मोलैलिटी, इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक है बेटा वो मोलैलिटी में फिल किया जाता है ना कि मोलैरिटी में, ऐसा क्यों? तो बोल सकते हो मोलैरिटी किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर, मोलैरिटी रिलेटेड है हमारा वॉल्यूम से, अब वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे क्या करता है बेटा? इफेक्ट पहुंचाता है। इस कारण से हम मोलैरिटी में नहीं फिल करते हैं, जबकि हम किस पे फिल करते हैं बेटा? मोलैलिटी में फिल किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने या घटने से कंसंट्रेशन पे क्या होगा बेटा? इफेक्ट होगा, ठीक है ना। थर्ड मोलैरिटी, थर्ड जो होता है बेटा वो होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग जीटा बोलते हैं या तो काई बोलते हैं, जो लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फोर्थ मोल फ्रैक्शन हो गया। फिर फोर्थ जो हो गया वो हो गया ppm, ppm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। यह बहुत ही स्मॉल अमाउंट के लिए होता है। देखते होगे एयर पोल्यूशंस में देखते होगे 400 ppm, 10 लाख में 400 है ना, 10 लाख में 400, बहुत ही कम अमाउंट है। तो देखेंगे हम लोग एयर पोल्यूशंस में, एयर पोल्यूशन में को कैलकुलेट करने में हम लोग इसको यूज करते हैं, मतलब कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। इन सब में हम लोग ppm को यूज करते हैं। लिख देता हूँ मैं, ppm का यूज जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है बेटा? हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर में इसको यूज करते हैं, है ना। एयर पॉल्यूशन को मेजर करने में हम लोग इसको यूज करते हैं। आप जो टायर में हवा भरते हो तो देखते हो कि एक मशीन के थ्रू भरा जाता है, तो देखते हो कि उसमें जो मशीन के जो थ्रू भरा जाता है वो 25, 35, 31 ऐसे कुछ लिखा हुआ आपको मिलता है। वो 10 लाख में 25 है बेटा। आपके पास 10 लाख का इनकम है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है ना। 10 लाख में से आपको 25 आप 25 रुपया किसी को दे दिए तो मतलब क्या हो गया? बहुत ही कम अमाउंट दे रहे हो, तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट्स पर मिलियन भी हमारा क्या होता है बेटा? हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ 7 कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे। परसेंटेज मास बाय मास पढ़ेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे, मोलैरिटी पढ़ेंगे, मोलैलिटी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ppm पढ़ेंगे। नॉर्मैलिटी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो 11th पढ़े होंगे वो नॉर्मैलिटी के बारे में अच्छे से जानते होंगे, वहाँ पे मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। लिख लिए होगे। चलो आगे एक एक करके अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो होता है बेटा हम लोग लिखते हैं परसेंटेज, पहला कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज मास बाय मास। परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। यही होता है परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको समझते हैं कैसे। अगर मान लो आपके पास न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा 25% W/W NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया बताओ? इट मीन्स 25 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम
सॉल्यूशन। अब इससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, देखो अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो जो कम अमाउंट में होता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो 25 ग्राम कम है तो मास ऑफ सॉल्यूट है बेटा हमारे पास 25 ग्राम NaCl। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 25 ग्राम, जो कि क्या है हमारे पास NaCl है। मैं पूछूं मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो होगा हमारे पास 100 ग्राम। अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो जानते हो ना सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में से क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है सॉल्यूशन। यानी कि 100 में से क्या कर देंगे 20 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 80 ग्राम। तो हम इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा NaCl, इसका मतलब यही होता है 25 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है ना। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग वाटर को हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा, सॉल्वेंट ले लेते हैं। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये आप लोग फिजिक्स में आप लोग पढ़ लोगे, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस कारण से वाटर को हम लोग क्या मानते हैं बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। सपोज करो आपके पेपर में दिया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा कि 20% KI एक्वस 30% KI एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया 30 ग्राम पोटासियम आयोडाइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशंस। अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ मास ऑफ KI कितना है, मास ऑफ KI बेटा 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशंस है बेटा 100 ग्राम। लेकिन मैं अगर पूछूं मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ एक्वस लिखा हुआ है तो एक्वस का मतलब होता है वाटर। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 100 में से क्या कर देंगे 30 को माइनस कर देंगे तो 70 ग्राम। तो इस तरह से हम परसेंटेज मास बाय मास को समझते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको भी ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूट भी लीटर या तो मिलीलीटर में, सॉल्यूशन भी हमारा क्या होगा लीटर या तो मिलीलीटर में। ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, परसेंटेज V बाय V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। जो परसेंटेज वेट बाय वेट था वैसे ही हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, 20% W/W HCl एक्वस सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ मिल जाए। इसका मतलब क्या हो गया 20 मिलीलीटर HCl प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अब मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 20 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कितना है बेटा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस है 100 मिलीलीटर। अगर मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट वाटर ही होगा, एक्वस है तो। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100 में से 20 को माइनस कर दो तो 80 मिलीलीटर। तो इस तरह से परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। इस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं रहेंगे। ठीक है ना। परसेंटेज वेट बाय वेट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इससे मोलैलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, लेकिन आपको परसेंटेज वेट बाय वेट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम थर्ड जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है हमारा परसेंटेज मास
बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखो सॉल्यूट जो होगा वो ग्राम में होगा और सॉल्यूशन जो होगा वो या तो लीटर में होगा या तो मिलीलीटर में होगा। अब इसको हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सपोज कर लो आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा 20% W/V NaCl एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है समझो, 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे मास ऑफ NaCl क्या होगा, तो मास ऑफ NaCl हो जाएगा 20 ग्राम। अब देखो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन मत लिख देना, वॉल्यूम है, तो मिलीलीटर किस में होता है, मिलीलीटर वॉल्यूम को हम लोग मिलीलीटर वॉल्यूम में होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटा, 100 मिलीलीटर। अब देखो यहाँ पर 1 ग्राम में है 1 मिलीलीटर में है, तो ग्राम को मिलीलीटर मतलब एक मास को वॉल्यूम में चेंज करना होगा। मास को अगर वॉल्यूम में चेंज करना होगा या वॉल्यूम को अगर मास में चेंज करना होगा, दोनों हो सकते हैं हमारे, तो इसके लिए आपको एक नया टर्म देगा बेटा, आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा डेंसिटी। डेंसिटी जब तक नहीं देगा तब तक आप सॉल्वेंट नहीं बता सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी अगर दिया हुआ रहेगा तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस को हम मास वाले कंसंट्रेशन टर्म्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वॉल्यूम वाले कंसंट्रेशन टर्म्स को हम मास में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए न्यूमेरिकल में आपको क्या देना पड़ेगा बेटा, डेंसिटी देना पड़ेगा। वैसे अभी सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स समझ रहे हैं, जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, अभी आपके पास समझने की कोशिश करो कि पेपर में कैसे, क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ रहेगा। अगर 20% W/V है, इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता चल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको वहाँ पर डेंसिटी टर्म दिया हुआ रहेगा, तभी हम वॉल्यूम को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया, मिटा दो इसको। अब हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, मोलैरिटी। यहां से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है ना, मोलैरिटी स्पेलिंग पे ध्यान दो, रिटी है, लिट्टी नहीं है वो, है ना। मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखो ये सभी क्या था, हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को या तो मैं ग्राम में ले रहा था या तो मैं लीटर या मिलीलीटर में ले रहा था। अब ये बोल रहा है कि आपको ना ग्राम में लेना है ना लीटर या मिलीलीटर में लेना है, बल्कि आपको किस में लेना है, मोल्स में लेना है। अगर मैं बोलूँ कि पानी में मैंने 10 ग्राम NaCl डाला तो वो बोलेगा नहीं 10 ग्राम में मत बताओ आप मुझे मोल्स में बताओ। तो मोल्स में रिप्रेजेंट करने का जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो क्या होता है बेटा, मोलैरिटी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, ग्राम नहीं, नंबर ऑफ मोल्स, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1000 मिलीलीटर होता है। मतलब 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर। कोई ज़रूरी है, अच्छा याद रखना, मिलीलीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। मिलीलीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को शॉर्ट फॉर्म में सीसी कहा जाता है। तो कभी भी आपको सीसी लिखा हुआ मिले तो समझ जाना वो वॉल्यूम का ही यूनिट है। ठीक है ना, इसको सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। ठीक है ना। अब मैं इस फॉर्मूला को, अब जो ऊपर में लिखा हुआ फॉर्मूला, इसको मैं अगर मिलीलीटर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, जल्दी से लिखो, जगह कम है मेरे पास। लिख लिए होगे। मैं मोलैरिटी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर लिखा हुआ है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम देखे थे 1 मिलीलीटर इक्वल टू होता है 1/1000 लीटर। बेटा आजकल इस मोलैरिटी को हम लोग मोलर नाम से जानते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मोलर। इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर। इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि मोलैरिटी मतलब मोल्स में वही चीज़ है, कंसंट्रेशन टर्म्स ही है, ग्राम में ना रिप्रेजेंट करके हम इसको किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ मिले 3MnACl एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है समझो। 3 मोल NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। अगर मान लो आपके पास लिखा हुआ मेरा 2M हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या लिखोगे आप, 2 मोल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए 10M कैल्शियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, 10 मोल कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इस तरह से नॉर्मेलिटी को हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिफाइन करते हैं। अगर आपसे पूछे मोलैरिटी का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ मोलैरिटी, SI यूनिट ऑफ मोलैरिटी, इसका यूनिट है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है ना, तो ये इसका SI यूनिट होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक में। अब यहाँ पे इस मोलैरिटी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सबसे मेजर प्रॉब्लम जो बच्चों को होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। देखो अगर आप NCERT का बुक बना रहे हैं तो यहाँ पे जो मैं बताऊँगा उसी से आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हायर बुक पढ़ोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 तरीके सिखाए गए हैं क्लास 11th में। पहला नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा वो पढ़ाया गया होगा नंबर ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तीसरा जो होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, सिर्फ गैस के लिए ये वैलिड होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर।
है ना। तो ये 3 तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, लेकिन हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग सिंपल सा गिवन मास अपॉन मोलर मास से ही हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। 90% आपका न्यूमेरिकल इसी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, लिख लो इसको। तो बच्चों को जो प्रॉब्लम होता है मोलैरिटी में वो होता है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलार मास या मोलर मास, जो पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। ठीक है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कुछ कुछ बच्चों को कि सर मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना नहीं आता है। हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू फाइंड मोलार मास। बेटा एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास यूनिफाइड मास होता है हमारा, यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मोलर मास हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स या मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स। तो बेटा ये मोलर मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक या सब मॉलिक्यूलर मास को हम लोग यू में रिप्रेजेंट करते हैं। डिटेल में हम लोग क्लास 11 पे पढ़ ही चुके हैं। जिन लोगों को दिक्कत होगा वो क्लास 11 का अपना पढ़ लेगा एक बार। ठीक है ना, सिर्फ हम मोलर मास सिंपल सा बता दे रहे हैं आपको। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है H2SO4, H2SO4 का मोलर मास कैसे निकालेंगे। कितना हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लिख दिया हम लोगों ने। कितना सल्फर है, 1 सल्फर। कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो जहाँ जहाँ आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ आपको एटॉमिक मास लिख देना है 2 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 16 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। सॉल्व करो कितना आ रहा है, 2 × 1 = 2 + 32 + 64, बेटा ये 98 आ जाएगा। अगर मोलार मास पूछ रहा है तो ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो यू में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है ना, जनरली हम लोग मोलार मास लिखते हैं इस यहाँ पे, तो इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में। आप सपोज कर लो हमसे पूछा जा रहा है मोलर मास, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालिए, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालिए। तो कितना कैल्शियम है, 1 कैल्शियम है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का मोलर मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास 40, कार्बन का होता है बेटा 12। ये एटॉमिक मास आपको पेपर में देगा, रटने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं कुछ एटॉमिक मास लिख दूंगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 40 + 12 + 48। सॉल्व करोगे तो बेटा ये 100 आएगा, 100 ग्राम, है ना। यहाँ पे मैं एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन का यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। वैसे ये पेपर में देगा, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं एटॉमिक मास लिख रहा हूँ। ठीक है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। एटॉमिक मास यू में होता है, मोलार मास ग्राम में होता है। फिर से बार बार बोल रहा हूँ मैं, एटॉमिक मास AMU मतलब यू में होता है, और मोलार मास मोल में होता है मतलब ग्राम में होता है। कैल्शियम सल्फर का होता है 32, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, लिख लो इसको, और भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मिटा दूँ। अगेन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एलिमेंट्स, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का 1, कैल्शियम का 40, सल्फर का 32, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, मैग्नीशियम का 24, सोडियम का 23। ठीक है ना, सल्फर हो गया
फास्फोरस का 31, हीलियम का 4, लिथियम का 7, ठीक है ना। मरकरी का लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मरकरी का 200, आयोडीन का यू लिख देता हूँ, समझ जाना एटॉमिक मास है, आयोडीन का 127 यू, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से बाकी आपको दिया हुआ जो जो आएगा वो देखते जाएंगे हम लोग। क्लोरीन का होता है बेटा 35.5, जानते होगे। कॉपर का होता है 63.5, आयरन का होता है 56। जनरली ये आपको क्या करेगा वो दिया हुआ है, ये यू लिख रहा हूँ मैं, इसका यूनिट लिख रहा हूँ मैं, यूनिफाइड यूनिट। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास यू में लिखेंगे, मोलर मास ग्राम में लिखेंगे, ठीक है ना। क्यों लिखते हैं नहीं लिखते हैं ये सब क्लास 11th में आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। एक बार आप इसको जाके पढ़ लेना, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास कहते हैं, ठीक है ना यार, एनी सब्सटेंस, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास को अगेन कुछ कुछ सीखते हैं, डिफरेंट वाला सीखते हैं मोलर मास निकालना। जैसे आपको दे दिया सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, इस तरह का दे दिया आपको, पूछा गया कि भाई मोलर मास निकालिए, तो बताओ कितना सोडियम है, 2 सोडियम है, कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। बच्चे को डॉट देख करके, डॉट का मतलब ही होता है प्लस। मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो सबको सम ही करना है, एटलीस्ट H2O है। इसको लिखने के 2 तरीके हैं बेटा हमारे पास, या तो मैं इस 10 को पूरे से मल्टीप्लाई, जैसे अगर मैथ्स में आपके पास आता है 2x + 2 तो कैसे सॉल्व करते हो, इस 2 को x से मल्टीप्लाई करते हो 2x फिर 4, है ना, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है सबसे मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे भी वही होगा, अगर यहाँ पे होगा डॉट के बाद, अगर यहाँ पे जो 10 मोल लिखा है ये पूरे H2O से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 20 हाइड्रोजन, और कितना ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन। या तो आप इसको ऐसे लिखो, या तो इसको लिखने का तरीका एक और है, 2 सोडियम 1 कार्बन 4 ऑक्सीजन, 10 को ऐसे लिख दिए, फिर ब्रैकेट यूज कर दिए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। आपकी मर्जी आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। याद रखना ये 10 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो पूरे H2O में हाइड्रोजन के साथ भी होगा और ऑक्सीजन के साथ भी 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है ना। अब बाकी डॉट का मतलब प्लस ही होता है। तो अब मैं देखो यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा लॉजिक है, क्या करूँगा मैं यहाँ पे वही रूल्स फॉलो करूँगा। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास 23, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1, फिर 16, मल्टीप्लाई करके देख लो जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी आपको इस तरह के कंपाउंड मिल जाए K4 FeCN6, तो बोलना सर ये पता नहीं क्या दे दिया। बेटा पोटासियम का एटॉमिक मास लिख लो, पोटासियम का एटॉमिक मास 39 होता है, एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ मैं। आयरन का लिख ही दिया है मैंने, ठीक है ना। बताओ तो कितना है, 4 पोटेशियम है, 1 Fe है, कितना कार्बन है 6 कार्बन है और 6 नाइट्रोजन है। सब जगह क्या कर दो, एटॉमिक मास को क्या कर दो, पुट कर दो, जहाँ जहाँ एलिमेंट दिख रहा है वहाँ वहाँ एटॉमिक मास लगा दो, ठीक है। 1 × 56, 6 × 12, 12 × 14, सॉरी 6 × 14। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। याद रखना एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को यू में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मोलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब हम लोग मोल्स कैसे निकालते हैं वो भी सीख लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, फाइंड नंबर। पहला क्वेश्चन है 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा क्वेश्चन है 9.8 ग्राम H2SO4। तो पहला क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग
नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, अब गिवन मास कितना है बेटा, गिवन मास है हमारे पास 20 और मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 1 कैल्शियम 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। अभी मैंने मोलर मास निकालना सिखाया है आप लोगों को। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स को बेटा हम लोग n से द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो n इक्वल टू 20 अपॉन, बेटा इसको सॉल्व करके देखना 100 आएगा। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1, n इक्वल टू 1/5 यानी कि 0.2 मोल। तो बेटा ये आंसर हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है H2SO4 का 9.8 ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास। n इक्वल टू गिवन मास कितना है बेटा 9.8 और मोलर मास निकाल करके देख लेना 98 होगा। H2SO4 का मोलर मास निकाल करके देख लेना 98 ही होगा। डेसिमल को हटाओ, यहाँ पे आ जाएगा 10, तो n इक्वल टू हो जाएगा ये 98 91/10 यानी कि 0.1। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं, निकालते हैं। अब एक दो न्यूमेरिकल मोलैरिटी का देख लेते हैं। पेपर में आपको नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही कम दिया हुआ रहेगा निकालने के लिए, मोलैरिटी निकालने के लिए देगा वो आपसे। ये सब क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है ना। 9th 10th में भी आप लोगों को सिखाया गया होगा। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल मिलेंगे बेटा मोलैरिटी, मोलैरिटी से न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो मोलैरिटी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सा पढ़ रहे थे, मोलैरिटी। आपके पास क्वेश्चन है फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी। पहला क्वेश्चन, इफ 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 4 लीटर सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है आपके पास। आपसे पूछा जा रहा है मोलैरिटी निकालिए। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको सबसे पहले निकालना क्या, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो केमिस्ट्री का जो है ना बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला पर बैठा दो, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। बच्चों को तो फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है, इसलिए आपको फॉर्मूला को सबसे पहले क्या करना है, याद कर लेना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में या मिलीलीटर में। न्यूमेरिकल में देखो लीटर में लिखा हुआ है तो लीटर में लिखेंगे, सॉल्यूशन इन लीटर, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 लगाने की कोई ज़रूरत, मिलीलीटर रहेगा तब 1000 लगाएंगे। तो मोलैरिटी इक्वल टू, अच्छा ये फॉर्मूला लगेगा, ये तो मुझे मालूम है। क्या सॉल्यूट कैल्शियम कार्बोनेट है, तो सिंपल सी बात है, क्या ये मोल में दिया हुआ है, नहीं बेटा ग्राम में दिया हुआ है। जी का मतलब ग्राम है, वो 2 ग्राम, 2 ग्राम कैल्शियम का मतलब, क्या मैं ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ सर, अभी तो आप सिखाए थे। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास, है ना। तो गिवन मास कितना है बेटा 2, कैल्शियम का नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालेंगे, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 2/100, तो ये कितना हो जाएगा 1/50। नंबर ऑफ मोल्स आ गया सर, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, वॉल्यूम दिया हुआ है, पुट कर देंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा 1/50 अपॉन वॉल्यूम कितना है 4, तो सॉल्व करोगे तो 1/50 इंटू 4 1/200, है कि नहीं। यानी कहने का तो 1/2 इंटू 10⁻⁻², सॉल्व करोगे तो 0.5 इंटू 10⁻⁻² m। या तो कैपिटल M लिखो या तो इसको लिखो मोल पर लीटर, यानी कि 0.5 मोल पर लीटर। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब यही फाइंड मोलैरिटी आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड मोलैरिटी
इफ 9.8 मोल या सॉरी 10 मोल H2SO4 present in 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी निकालना है सर, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है सर कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर या मिलीलीटर में। वॉल्यूम किस में दे रखा है बेटा, मिलीलीटर में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मिलीलीटर इनटू 1000। चेक कर लेना आप फॉर्मूला। तो मोलैरिटी इक्वल टू, आप देखो यहाँ पर क्या नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है सर, यस इस बार तो नंबर ऑफ मोल्स ही दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लिख दूंगा 10 अपॉन 100 इंटू 1000 हो गया सर 100 m हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। अगर मान लो कि ये हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वॉल्यूम जो है वो बेटा वो 500 मिलीलीटर है, और एक सेम कंटेनर है लेकिन इसमें वॉल्यूम जो है बेटा वो 1000 मिलीलीटर है। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ नंबर ऑफ मोल्स आर सेम, इफ नंबर ऑफ, अभी मैं इसको डाइल्यूशन वाला केस पे आ रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स आर सेम, अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम हो तो बताओ आपको पूछा जा रहा है कि मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट होने वाला है। अगर इसमें कोई सोल्यूट डाला गया, मान लेते हैं H2SO4 ही है, और इसमें भी सोल्यूट डाला गया है, वो भी क्या है बेटा H2SO4 ही है। ये भी मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो 10 ग्राम है, यहाँ पे भी हमारा क्या है बेटा वो 10 ग्राम ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे, या ग्राम में नहीं समझ में आ रहा तो लिख देते हैं 2 मोल्स हैं। ये भी कितना मोल है बेटा 2 मोल्स है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स सेम है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे भी मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू, यहाँ पर लिखता हूँ M2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम 2। ठीक है ना। तो यानी कि सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, N इक्वल टू M1 V1 M1 V1, और ये क्या हो जाएगा N इक्वल टू M2 V2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो तो क्या हो जाएगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2। बेटा ये तभी लगाएंगे हम लोग जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, सेम हो, और वॉल्यूम बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तभी हम लोग लगाते हैं। इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब पानी की मात्रा को बढ़ा दिया जा रहा है, मतलब वॉल्यूम को क्या कर दिया जा रहा है, इंक्रीज कर दिया जाए। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ मोल सेम होगा तभी हम M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लगाएंगे, नहीं तो अगर मान लो यहाँ पर 4 मोल है, यहाँ पे 5 मोल है, बेटा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट, तो मोलैरिटी भी क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे। लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने से मोलैरिटी पे क्या होता है बेटा, अगर मैं लो वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा बेटा, हमारा घट जाएगा। देखो मोल सेम है तो वॉल्यूम बढ़ाने से मोलैरिटी क्या हो जाता है बेटा, हमारा घट जाएगा, ठीक है ना। और वॉल्यूम को घटाने से मोलैरिटी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ 100 ml H2SO4 और 200 मिलीलीटर H2SO4 में किसकी मोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो बेटा बताओ, वॉल्यूम इसका ज़्यादा है तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा है तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, कम। वॉल्यूम इसका कम है तो मोलैरिटी का ऑर्डर ऑफ मोलैरिटी पूछ रहा है वो आपसे, ऑर्डर ऑफ मोलैरिटी, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मोलैरिटी। वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलैरिटी घट जाएगा,
मतलब मोलैरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो मोलैरिटी जो होता है बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोलैरिटी के बेस पे और भी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स को भी वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सेप्ट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर में आपको इसकी नॉर्मेलिटी के बेस पर न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।